नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं बॉलीवुड कैंडिड। बॉलीवुड कैंडिड में आज हमारे बीच एक ऐसे गायक हैं जिन्होंने गायकी में कदम रखने के बाद ही मानिए एक के बाद एक धमाल करना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूं भारत के एक उभरते हुए गायक नकाश अजीज की। नकाश भाई, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रदर। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा आपके गाने से। जी, मैं चाहूंगा कार्यक्रम की शुरुआत आप अपने एक किसी पसंदीदा गाने से करें। मैं जो अभी गाना सुनाऊंगा, एक्चुअली इस गाने से मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए, तो इसलिए ये गाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, टच करके टच करके टच करके टच करके, कहाँ चल दी बच करके, टच करके टच करके रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, टच करके टच करके टच करके टच करके, कहाँ चल दी बच करके, टच करके टच करके, टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन आपने ये कहा कि ये गाना आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वजह क्या है? ये इसके पहले भी मैंने बहुत सारे गाने गाए जो हिट हो रहे थे डेफिनेटली, बट आई थिंक इस गाने से मेरी सिंगिंग को एक मतलब मेरी आवाज़ को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक नई आवाज़ जब आती है तो बिगिनिंग में लोग उतना, क्योंकि वो एक कहीं खो जाता होगा, क्योंकि बहुत रेगुलर सिंगर्स होते हैं, जैसे इवन अगर आप देखें अरिजीत के केस में, अरिजीत ने तुम ही हो के पहले बहुत सारे गाने गाए हैं, एक डुएट मेरा और अरिजीत का भी है, तो तुम ही हो में आके उसकी वॉइस को एक रिकग्निशन मिली, तो वैसे ही साड़ी के फॉल सा गाने से लोगों ने नोटिस किया कि हाँ ये वॉइस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे, तो और इसके बाद में जो पॉपुलैरिटी मुझे मिली और जो शोज़ आने लग गए और जो दूसरे लोग गाने के लिए बुलाने लगे, तो वो काफ़ी एक अच्छा ट्रांजिशन फेज था मेरी लाइफ में, तो आई थिंक दैट्स वाई। खैर, ये तो कार्यक्रम की शुरुआत की बात हो गई जो आपने अभी अपने गाने से शुरू किया। ये गायकी की जो शुरुआत है आपकी, ये कब आपके दिमाग में ख्याल आया कि आपको एक गायक बनना है और कब आपने इसमें रियाज करना शुरू किया? एक्चुअली म्यूज़िक का कीड़ा बचपन से ही था, क्योंकि मेरे फादर खुद अपने कॉलेज डेज में शोज़ वगैरह करते थे मैंगलोर में, जहाँ पर वो बैंक की नौकरी भी कर रहे थे साथ में, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और एट द सेम टाइम वो म्यूज़िक भी परस्यू कर रहे थे। फिर वो जब बॉम्बे में आए तो मैंने भी मतलब सिंगिंग में कर ही रहा था, और जो भी थोड़ा बहुत डैड जानते थे वो मेरे साथ शेयर करते थे म्यूज़िक के बारे में, और अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था। और मैं 1992 में जब रोजा फिल्म रिलीज़ हुई थी रहमान सर की, तो वो म्यूज़िक सुन के मेरे को बड़ा ऐसे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश म्यूज़िक की तरफ उतना था नहीं हम लोग का इंक्लिनेशन, और बॉलीवुड में ऐसा कुछ आना, ऐसा कुछ साउंड आना, वो बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए। और मेरे को उसके बाद में मैंने रहमान सर को बहुत फॉलो किया, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे म्यूज़िक में ही कुछ करना, और मेरे डैड भी यही चाहते थे कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूँ और मेक अ नेम इन म्यूज़िक। तो ये तो हो गया रहमान साहब के बारे में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रहमान साहब के आप खुद भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपने उनके साथ में भी काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था जब जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके गाने सुन करके आप बड़े हुए हैं, उनके साथ में जब उन्हीं के गाने गाने का मौका मिला आपको, तो क्या फीलिंग थी? वो फीलिंग अब तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मैंने गाया उनके लिए फाइनली। और अभी रिसेंटली हम लोग ने एक कॉन्सर्ट भी किया था, लेकर हम दीवाना दिल का कॉन्सर्ट किया था। तब रिहर्सल्स में भी जब मैं गा रहा होता था और मैं जस्ट देखता था, ऐसे ही जस्ट मेरी नज़र जाती थी तो देखता था कि मेरे बगल में रहमान साहब खड़े हैं और वो कंडक्ट कर रहे हैं हमको, तो बहुत ही एक अनरियल फीलिंग बोलते हैं जिसको, कि जिस चीज़ के लिए आपने प्रॉब्ली बचपन से ड्रीम किया है और वो चीज़ हो रही है उस समय, तो एक ख्याल आता है कि अब इसके बाद क्या, तो फिर वो रियलाइजेशन आता है कि इसके बाद आपको और गाना चाहिए रहमान सर के साथ, कौन सा गाना आपने उनके साथ में गाया था? मैंने अब तक रहमान सर के लिए 2 गाने गाए हैं।
एक था फिल्म हाईवे में यूज़ किया था एज अ बैकग्राउंड, तू कुजा गाने का नाम था। मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। प्लीज इरशाद। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ये गाना जिस वक्त आप रिकॉर्ड कर रहे थे, कितना समय लगा आपको रिकॉर्ड करने के लिए? क्योंकि ए आर रहमान साहब थे, आपके आइडियल रह चुके हैं वो, और आप उनके सामने सॉन्ग रिकॉर्डिंग के समय कितना कुछ नर्वस थे या? इस गाने के समय रहमान सर लॉस एंजलिस में थे ओके। और मैं मुंबई में रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मैं रहमान सर का थोड़ा बहुत म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी काम देखता हूँ, वोकल सुपरविजन और ये सारी चीज़ें का मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ वहाँ पे। यानी ये मान के चले कि पूरी तरह से आप जुड़ चुके हैं उनसे अब? यस, यू कैन नॉट पूरी तरह से, मैं अभी भी फ्रीलांसर ही हूँ, क्योंकि मैं रहमान सर के साथ साथ प्रीतम दा के साथ भी काम करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ऐसा फॉर्चुनेट फील होता है कि मुझे, क्योंकि प्रीतम दा का म्यूज़िक एकदम कमर्शियल, एकदम मास, एक बार में सुनकर ही जो लोग उसको लाइक कर लेते हैं, और जबकि रहमान सर का म्यूज़िक एकदम उल्टा है, वो धीरे धीरे सुनते सुनते आप पे ग्रो होता है। तो हाँ, मतलब काफ़ी मुझे वो लोग ने भरोसा दिखाया मुझ पे और अपना काम सौंपा है। तो ए आर रहमान साहब, प्रीतम साहब, दो शख्स, दो अलग अलग तरीकों के गाने बनाने वाले लोग। ए आर रहमान साहब के साथ में तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, प्रीतम साहब के साथ में आपकी कौन सी क्रिएशन हुई अब तक, और क्या फ़र्क आपको दोनों में नजर आया? प्रीतम दा के साथ में मेरा जो एसोसिएशन है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि वो कई बार हमको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप प्रीतम दा के साथ बैठे हैं, मतलब क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं वहाँ पर, एकदम चिल्ड आउट माहौल है, कोई टेंशन नहीं। जबकि रहमान सर के यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा रहमान सर का वो एक ऑरा जो है अलग से, और वो अपने ही जोन में रहते, तो उनको हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते। जबकि प्रीतम दा के साथ में उल्टा ही है, वो एकदम दोस्त जैसे हैं हमारे, लाइक अ फ्रेंड, और उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को वैसे ही रखा हुआ है। ही इज़ वेरी दैट वे, नॉट दैट कि रहमान सर ने अपने उनको मारते वारते, ऐसा कुछ नहीं है बट रहमान सर भी अपने अपने वे में दोनों बहुत प्यार करते हैं, जबकि प्रीतम दा थोड़े से और ये है। बट प्रीतम दा खुले विचारों के हैं दोनों ही, तभी तो दोनों इतने ग्रेट हैं, बट दोनों का एक अपना अपना तरीका है। रहमान सर थोड़े शाई और रिजर्व किस्म के, जबकि प्रीतम दा भी शाई है, बट वो हमारे साथ में एकदम चिल्ड आउट कूल, हम लोग मस्ती वस्ती बहुत करते हैं। किसके लिए गाना गाने में मज़ा आता है? यानी क्या चाहते हैं, कौन से बॉलीवुड स्टार के ऊपर आपकी आवाज़ को फिल्माया जाए? मैं तो चाहता हूँ आमिर खान के लिए गाना कभी इंशाल्लाह मौका मिले तो मैं ज़रूर, वो मौका मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। इवन अगर मैं 104 का बुखार भी है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को अपना 150% दूंगा जब भी मौका मिले तो। बुखार की बात की जाए, आपने कहा 104 बुखार है, तो भी कभी ऐसा मौका आया कि तबीयत नहीं ठीक है, आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है और लग रहा है कि कुछ थोड़ा नासाज है, लेकिन गाना रिकॉर्ड करना है? जब हमने गंदी बात गाना रिकॉर्ड किया तो एक्चुअली कम से कम वो गाना 20 से 25 बार रिकॉर्ड हुआ है वो गाना, गंदी बात, मेरी वॉइस में। और क्योंकि लिरिक्स चेंजेस ये सब, जब फाइनल हुआ था उस दिन मुझे बहुत ज़ुकाम था, और ज़ुकाम में क्या होता है कि रेंज आपका उतना हाई नहीं जाता, तो उस दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट फाइनली वो गाना सिलेक्ट हो गया, अप्रूव हो गया, तो उस बात की खुशी है कि एटलीस्ट मैं मतलब सब लोगों को यही बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ कब आती है कब जाती है पता नहीं चलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर अपॉर्चुनिटी को आप उसी तरह ट्रीट करें जैसे कि वो आपका फर्स्ट और लास्ट चांस है बेसिकली। आपकी गंदी बात को लोगों ने अच्छी बात मान के एक्सेप्ट भी किया और बहुत बड़ी हिट भी हुई। एक दो पंक्तियाँ हो जाए उसकी भी?
बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे। राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला हट मवाली भाव नहीं दिया रे। ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडी आहें भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप आपके गाने साड़ी के फॉल से, गंदी बात और दतिंग नाच, पुंगी एक्चुअली हम लोग जो प्रीतम दा के इधर एक हम लोग का जो टीम है, जो पूरा मैं, अमिताभ भट्टाचार्य, आशीष पंडित, फिर वहाँ का जो म्यूजिक प्रोडक्शन टीम है, जैसे ध्रुवोदा, सनी, अरिजीत भी एक ज़माने में प्रीतम दा के लिए प्रोग्रामिंग वगैरह करता था। तो ये जो पूरा गैंग जब साथ में होता है ना, तो ऐसे क्रिएशंस होते हैं। जैसे अगर आपने एक गाना सुना होगा, वो गाना उतना खैर पॉपुलर नहीं हुआ, बर्फ़ी के लिए हम लोग ने क्रिएट किया था फाटाफाटी, जो रणबीर कपूर ने, मैंने और अरिजीत हम तीनों ने गाया था। मतलब आउट एंड आउट उस गाने में एंड में ऐसा हो गया था कि मैंने थूक दिया था गाने, चलते हुए गाने रिकॉर्ड जब चल रहा था तो एकदम ऐसा थू करके गाना एंड उससे होता है। तो ऐसी मस्ती चलती रहती है और जितने भी जो सॉन्ग्स हैं उनके लिए मुझे याद किया जाता है। ये साइलेंट था। अच्छा, पुंगी की बात आप कर रहे हैं जी पुंगी भी आपने बहुत बजाई जी। तो एक बार यहाँ भी बज जाए। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की बूच मार के। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी 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 ओ मेरी मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी 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 ओ मेरी मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चल दी प्यार की बजा कर। ओ मेरी जा मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। इस गाने को लेकर के लोगों के दिमाग में ये चलता है कि ये गाना मीका साहब ने गाया है, जो आप ही के साथ में उन्होंने गाया है। इसमें आपका जो पोर्शन है वो मीका साहब से काफी मिलता जुलता है। ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें आपने कौन सा गाया है और मीका साहब ने कौन सा गाया है। क्या ऐसा है कि जिस वक्त ये गाना रिकॉर्ड किया जा रहा था आप मीका की तरह गा रहे थे या मीका ने आपकी तरह गाया? नहीं, मीका ने मीका की तरह ही गाया है और मैं मीका का जो सिंगिंग है वो थोड़ा उसमें कूल है और मेरा जो सिंगिंग पार्ट है वो थोड़ा ड्रामेटिक है। जैसे कि मीका बंगले के पीछे ताला घुसू कहाँ से मैं साला, तो डूड जैसा है थोड़ा सा, करते ना कंटिन्यू। जबकि मेरा जो बंगले के पीछे है ताला घुसू, तो वो थोड़ा ड्रामेटिक है। तो ये डिफरेंस एक्चुअली पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, बट जो कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था कि वो लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं ऑब्वियसली, और इस तरह से हम लोग ने कास्ट भी किया था। अब वो अगर सेम लग रहा है तो शायद से कहीं ना लेकिन कहीं बहुत सराहनीय है कि दो आवाज़ों को इतनी अच्छी तरह से मैच किया गया कि बिल्कुल डिफरेंस मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ये अपने आप में सराहनीय है। खैर, ये तो बात हो गई आपके इंटरेस्ट की, आपके जहां आप जिस तरफ आपका झुकाव है उस तरफ की। अब बात करते हैं किसको देख करके, किसकी गायकी देख करके आप बड़े हुए और किससे इंस्पायर्ड हैं? सच बताऊं तो सच ही बताइए। मैं अब तक सच ही बोलने की कोशिश कर सिंगिंग में बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे
रफ़ी साहब, किशोर दा, मैं जो बता रहा हूँ जो मुझे पसंद है ऑब्वियसली, ग्रेट सिंगर्स तो डेफिनेटली बहुत है, बट मैंने जिनको फॉलो किया, किशोर दा, रफ़ी साहब, सोनू निगम, शान सर और के मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि इन लोग का हमेशा एक गाना, भले ही कभी कभी कॉम्पोजिशंस वीक होती हैं, अरेंजमेंट वीक होता है, बट जब ये लोग आते हैं गाने के लिए तो ये एक ऑर्डिनरी सॉन्ग को एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे लेकर जाते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं। और मैं भी अभी जब मुझे गाने के लिए बुलाया जाता है तो मुझे अगर लगता है कि मैं वो चीज़ नहीं ला पा रहा हूँ तो मैं नहीं गाता हूँ वो चीज़, क्योंकि मुझे वो सीखना है अभी और होपफुली मैं आगे जाके वो चीज़ अचीव कर पाऊँगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई किशोर दा का गाना गाइए या रफ़ी साहब का गाना गाइए, तो कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे आप? रफ़ी साहब का एक बहुत ही प्यारा गाना जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, रफ़ी साहब का और देव साहब का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा फेवरेट है अब तक का, तो मैं वो एक कॉम्बिनेशन का एक गाना सुनाऊंगा। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ऐसा लग रहा है कि रफ़ी साहब आपके अंदर आ गए हैं। आने वाले कल में किसको देखते हैं आप कि आने वाले कल में आपकी नज़र में कोई सिंगर ऐसा है जो बहुत अच्छा है और जिसकी गायकी आप पसंद करते हैं, या कोई डुइट में किसी के साथ में आपको गाने की इच्छा हो, फीमेल में या फीमेल मेल में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बेनी दयाल और अरिजीत सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, मतलब और मैं दोनों को पर्सनली भी जानता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग इतने रिस्पॉन्सिबल म्यूजिशियंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक सिंगर अगर सिर्फ अपने नंबर ऑफ सॉन्ग्स बढ़ाने के चक्कर में रहेगा तो फिर वो गड़बड़ है चीज़ है, बट ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको बहुत अच्छा काम करना है और ये लोग बहुत इंटेलिजेंट भी है म्यूज़िकली। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग बहुत एक तरह का, अब ये लोग बहुत पॉपुलर हैं तो इन लोग जो नेक्स्ट कमिंग सिंगर्स हैं उनको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। जैसे हम लोग ने सोनू निगम को देख के ये सीखा कि हमें तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए, और वैसे ही आई थिंक हम लोग भी वही चीज़ करना चाहिए। और अरिजीत और बेनी के लिए मेरे को बहुत ही है, पलक मुच्छल इज़ अ वेरी फैंटास्टिक सिंगर, शालमली खोलगड़े। नकाश जी, एक और दोस्त हैं आपके, इरफान अली, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? आई थिंक वो बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है और बहुत टैलेंटेड है। आई जस्ट होप कि जो उसको अभी पॉपुलैरिटी मिल रही है वो और बढ़े, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमको इंडस्ट्री में जो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे फॉर द कमिंग ईयर्स। और सीखे हुए लोग जब गाते हैं तो वो अलग ही साउंड करते हैं, और इरफान डेफिनेटली बहुत सीखा हुआ है और आई होप कि उसको देख के और लोगों को भी सीखने का मन करे। नहीं, सीखने के तो लोग आपको देख के भी सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक गायक दूसरे गायक की इस तरह से तारीफ करता है। नहीं, देखिए मैं तो अच्छा म्यूज़िक अप्रिशिएट करता हूँ। अभी जो अच्छा म्यूज़िक कर रहा है वो उसको अप्रिशिएट डेफिनेटली करना चाहिए और उसको एनकरेज भी करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से गुज़र चुका हूँ जहाँ पे मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ म्यूज़िक में, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर कोई जैसे प्रीतम दा और रहमान सर जैसे लोग मुझे नहीं मिलते अगर, तो शायद से मैं कुछ नहीं कर रहा होता लाइफ में, जस्ट स्ट्रगल ही कर रहा होता, क्योंकि लोग शेयर करने से बड़ा घबराते हैं। अगर कोई पूछे आपको कि आप कैसे, तो कोई सीक्रेट नहीं बताता अपना, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने वे में डिस्कवर करें, जो कि एक हद तक ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ ओनली वन सीक्रेट टू सक्सेस, दैट इज़ हाउ गुड यू आर एट व्हाट यू डू। आप अगर अपना जो भी काम अच्छे से करें तो वो डेफिनेटली रिकग्नाइज होगा ही। जैसे मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक भजन एल्बम की थी, तब एक फ्लूट प्लेयर ने आके मुझे बोला था कि सूरज को ज़्यादा देर तक क्लाउड्स छुपा के नहीं रख सकते, सूरज चमकेगा ज़रूर। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई, और उन्होंने मेरे को बोला था कि जो तुमने आज डेडिकेशन दिखाया ना, बस यही दिखाते रहना लाइफ में, तो तुम ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँचोगे। हम भी इस बात की कामना करते हैं, जिस तरह की गायकी आपकी है, आप जहाँ तक पहुँच गए हैं अभी, इससे कहीं और आगे पहुँचें। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बात करते हैं।
कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं और किसको किसको आपने अपनी आवाज़ दी है? मैंने वैसे ये साड़ी के फॉल्सा के बाद में काफ़ी गाने गाए वैसे, बट कौन सी फिल्म का क्या है ऐसा मुझे कुछ श्योर नहीं है। बट शमी टंडन के साथ काम किया, सचिन जिगर के साथ काम किया, और सचिन जिगर बहुत अमेजिंग, शमी टंडन भी माइंड ब्लोइंग एकदम, बहुत ही मीत ब्रदर्स। तो मैं इनसे मुलाकात बहुत हुई और मैंने कुछ जैम वैम भी किया इनके साथ। बट जब मौका होगा तब वो गाने आएंगे बाहर, और जैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया लाइफ में, जैसा डे टू डे जैसा आज जो हो रहा है पहले उसको ठीक से कर लो। साड़ी के फॉल से गंदी बात करके पुंगी बजा करके आप यहाँ तक पहुंचे। अभी धतिंग नाच कर धतिंग नाच आपका रह गया जी, वो भी होना चाहिए। 2 लाइन में सुनाता हूँ उसका। दिल की आदतें बंदर छाप है, खाली पीली छत पे चढ़ के उतर जाए, हरदम मूड में लल्लन टॉप है, गिनती में गिनता है 1 2 3 4 5, चल धतिंग नाच। चिकी चिकी चबी चबी बात करे लवी डबी, जानू मेरी ठुमका मारे ढोल बजे ताशा, खोलू हर ताला वाला तू है मेरी चाबी चाबी, आई देखो दुनिया सारी देखने तमाशा। लोहा बदन तेरा लोहा बदन, मेरा चुंबक सा जिया रे, चुंबक सा जिया रे, जिया 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 मेरा चुंबक सा जिया। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी, मेरा तू पक्का किया रे, तू पक्का किया रे, पिया 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 मेरा तू पक्का पिया। ओ पल में 30 है, पल में से टप है, दिल मेरा टेक्निकल रंग बदल जाए, हरदम मूड में लल्लन टॉप है, गिनती में गिनता है 1 2 3 4 5, चल धतिंग नाच। तो रियल लाइफ में जब आप लोग जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जब लाइव शोज होते हैं, तो उसमें कितनी धतिंग करते हैं आप लोग? मैं तो पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड धतिंग ही करता रहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुझे शो के लिए बुला रहे हैं, जो मुझे सुनने आ रहे हैं, वो लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको तो डांस करने का मिलेगा, क्योंकि गाने भी मेरे वैसे ही हैं सब, साड़ी के फॉल, धतिंग, पुंगी, तो सब एक डांस नंबर्स ही हैं। और अभी मैं कहीं शादी वादी में भी जाता हूँ तो उधर मेरे गाने सुन के मेरे को बड़ा अजीब लगता है। जैसे मेरे दोस्त की शादी तो उधर डीजे आया था, वो यही गाने बजा रहा था सब, तो अजीब लगता है। तो उसने पहचाना आपको? नहीं, बाद में दोस्तों ने बताया कि तो कैसा लगता है? एकदम अजीब सा लगता है जैसे ये गाना मैंने गाया है और बहुत अजीब लगता है। मैंने ही गाया है और मुझे नहीं पहचान रहे लोग। कोई बात नहीं है, नहीं, मेरे को आराम टेंशन से- नहीं। आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं। कोई- मेरे गाने पे लोग नाच रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। जबकि मैं खुद नहीं जाता हूँ नाचने को, मुझे बड़ा अजीब लगता। चलते चलते मैं चाहूंगा कि कोई आपका अपना फेवरेट, हाँ, जो आप एकांत में अकेले में गाना पसंद करते हैं, जब आपको लगता है कि मैं अकेला हूं और इस गाने को गाने के बाद में, गुनगुनाने के बाद में मुझे एक सुकून मिलता है, वो कौन सा गाना है? एक रहमान साहब का एक बहुत ही प्यारा गाना है जो आई थिंक सब लोग को ही बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने शोज में भी गाता हूँ। ये फिल्म बॉम्बे का गाना है। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। नकाश जी, आपने अपना समय दिया और इतना बेहतरीन इंटरव्यू हमारे साथ में किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर मैन। तो ये थे नकाश अजीज साहब, जिन्होंने आज बॉलीवुड कैंडिडेट में अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को एक यादगार कार्यक्रम बनाया। आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर और फोन पर अपनी राय देकर बता सकते हैं। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।